गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू SDGIC ग्रुप्स। आज हम पढ़ेंगे भूगोल और सीखेंगे प्राकृतिक संसाधन के विषय में। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, जो कि हमको प्रकृति से सीधे प्राप्त होता है, जिसको हम कभी भी अपने हाथों से नहीं बना सकते हैं, जो सिर्फ प्रकृति से ही प्राप्त होता है। ये हो गया प्राकृतिक। संसाधन का मतलब कोई भी वस्तु या पदार्थ जिसको कि हम उपयोग करते हैं, वो हो गया संसाधन। कोई भी वस्तु या पदार्थ जिसका हम उत्पादन करते हैं, उसको हम कहते हैं संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के उपाय कैसे किए जाते हैं। संरक्षण यानी कि बचाव। जो ये संसाधन है, ये प्रकृति द्वारा मिलते हैं और ये बहुत ही लिमिटेड मात्रा में होते हैं। यह नहीं कि बहुत ज़्यादा हो तो इसकी बर्बादी कर दी जाए, तो हमको इसको हमेशा बचा के रखना चाहिए। तो इसमें पहला पॉइंट है मृदा का संरक्षण। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी को हम कैसे बचा सकते हैं या उसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। मृदा की बहुत बड़ी हानि अपरदन से होती है। अपरदन मतलब कि मृदा जो होती है, मिट्टी जो होती है, वो बेकार हो जाती है। जो ऊपर वाली उसकी परत होती है मिट्टी की, वो अपरदन से बेकार हो जाती है। मृदा के अपरदन को रोकने के लिए फसल का 10 से 15 सेंटीमीटर तक डंठल छोड़कर काटना चाहिए। मतलब जब आप या कोई भी व्यक्ति खेती करता है मिट्टी में, तो उसको जो नीचे से डंठल होती है, मतलब बिल्कुल मिट्टी से नहीं निकालनी है, उसको 10 से 15 सेंटीमीटर छोड़कर तब उसकी डंठल को काटना चाहिए, जिससे वायु वेग का प्रभाव ना पड़े, जिससे कि जो मृदा है मिट्टी में वायु जो बह रही है उसका प्रभाव नहीं पड़े। क्योंकि मृदा का अपरदन वायु द्वारा भी होता है। जैसे पानी के द्वारा मिट्टी बह जाती है, उसी तरह वायु के द्वारा भी मिट्टी इधर उधर चली जाती है। पशु चारण पर रोक लगाकर तथा खेतों में मेड़ बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है मृदा अपरदन को? जब पशुओं मतलब वहाँ पर ना आए, वो पशु सब जो है वो फसल ना खाएं। और खेतों में मेड़ आपने देखी होगी, जो बॉर्डर की तरह बना होता है खेतों के किनारे किनारे, उसको कहते हैं मेड़। अगर हम मेड़ भी बना देते हैं खेतों के किनारे, तो उससे मिट्टी इधर उधर नहीं बहती है और मिट्टी का हम बचाव कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका मृदा का संरक्षण। इस तरह हम मृदा का बचाव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आया वृक्षों का संरक्षण। वृक्ष मतलब पेड़। वृक्षों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं कि हम औद्योगिक क्रांति के बाद वनों का बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ है। ह्रास मतलब कमी आई है। मतलब जो बहुत बड़े वन थे वो सब धीरे धीरे कम होने लगे। क्यों कम होने लगे? क्योंकि औद्योगिक क्रांति आ गई। औद्योगिक मतलब बहुत सारी फैक्ट्री लगने लगी और सब जो है जंगल को काट काट के सब लोगों ने घर बना लिए, बिजनेस करने लगे वहीं पर, और वहीं पर बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना ली। तो वन हमारे जो हैं वो सब खत्म हो गए। अतः वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर वन संपदा की वृद्धि की जा सकती है। यदि हम वृक्षारोपण करते हैं, तो मतलब वृक्ष लगाते हैं, तो हम अपने वन की संपदा को या वनों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। दुर्लभ या कम मिलने वाले वृक्षारोपण द्वारा मिट्टी के कटाव को भी कम किया जा सकता है। अगर हम वृक्ष लगाएंगे तो जो मिट्टी है वो वृक्ष पकड़े रहेंगे नीचे जड़ों में, तो मिट्टी बहेगी नहीं, मिट्टी का कटाव नहीं होगा और मिट्टी सुरक्षित रहेगी। तो वन से या वृक्षों से दो फायदे होते हैं। एक तो हमारे वृक्ष भी रहेंगे, दूसरा है कि हमारी जो मिट्टी है वो भी सुरक्षित रहेगी। तीसरा हुआ पॉइंट इसमें खनिज संरक्षण। खनिज क्या होते हैं अब हम जानते हैं। खनिज होते हैं जो भी हमारी धातुएं होती हैं वो सब खनिज होती हैं। जैसे कोई भी धातु ले लीजिए, सोना हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, ये सब हमारे खनिज पदार्थ होते हैं। ये भी प्राकृतिक ही हैं, मतलब कि ये भी प्रकृति से ही मिलते हैं।
इनको कोई भी व्यक्ति नहीं बना सकता है। खनिजों के संरक्षण के लिए इनका बहुत सोच विचार कर ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, इसीलिए इनको बहुत ही सोच विचार कर इसका उपयोग करना चाहिए। दुर्लभ या कम मिलने वाले खनिजों के लिए इनके विकल्पों को खोजा जाना चाहिए। जो मतलब बहुत ही कम है ऐसे खनिज, उनका बहुत ही कम प्रयोग करना चाहिए और उनके लिए मतलब कोई उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेना चाहिए, कोई विकल्प ढूंढ लेना चाहिए कि उसकी जगह पर वो दूसरा जो हमने ढूंढा है खनिज उसको हम प्रयोग कर सकें। जैसे धातुओं के स्थान पर प्लास्टिक का उपयोग करके खनिजों का संरक्षण किया जा सकता है। अब धातु है कोई भी, उसकी जगह अगर प्लास्टिक का यूज़ हो पा रहा हो, संभव हो, तो हमको प्लास्टिक का यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो मानव निर्मित है, उसको मतलब मानव बना सकते हैं, तो वो कितनी भी क्वांटिटी में बना लेंगे। लेकिन अगर खनिज की बात आए तो वो कोई बना नहीं पाएगा, इसलिए खनिज को भी हमको संरक्षण करके रखना चाहिए। चौथा हुआ जल का संरक्षण। जल का संरक्षण जीवन का संरक्षण है। तो आप जानते हैं जल ही जीवन है, तो जल बहुत ही ज़रूरी है कि उसका हम हमेशा संरक्षण करके रखें, उसको बचा के रखें, उसको एकत्रित करके रखें। जल का प्राकृतिक स्रोत वर्षा है। जो जल मतलब आता कहाँ से है? जब वर्षा होती है तभी जल आता है। वर्षा का जल प्रवाहित होकर नदियों या नालों में पहुँचता है। वर्षा का जल जो है वो जब बहेगा ऊपर से, जब जल वर्षा का बहेगा तो वो कहाँ जाएगा? नालियों में जाएगा या नदियों में जाएगा। वर्षा का जल के उपयोग के लिए बांध बनाकर इसे जमा किया जा सकता है। आपने सुना होगा बांध बने होते हैं बहुत नदियों के आसपास, जिससे कि जो हम वर्षा का जल है उसको रोक लें और जब ज़रूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल कर लें। नहरों को पक्का करके तथा टिकल सिंचाई द्वारा जल के उपयोग को कम किया जा सकता है। मतलब थोड़ी वैसी वाली सिंचाई जैसे आपने फुहारा देखा होगा, तो उसमें उस टाइप की सिंचाई से अगर हम खेतों में उस टाइप से सिंचाई करते हैं तो जल का उपयोग कम होगा, कम बर्बाद होगा जल। मतलब जितना यूज़ है उतना ही उपयोग करना चाहिए हमको जल को। घरों में पानी का सीमित प्रयोग कर जल को संरक्षण किया जा सकता है। घर में भी आप मतलब जितना यूज़ हो उतना ही उपयोग करें जल का, क्योंकि जल के बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए हमको जल भी संरक्षित करके रखना चाहिए। ये हो गए हमारे आज के लिए सारे प्राकृतिक संसाधन। इन सब का बचाव करना चाहिए और इनको सुरक्षित रखना चाहिए और किसी भी प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। अब इसमें कुछ भी आपको ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसके बाद हम कल मिलते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे।